विनय प्रताप सिंह, जिनका उम्र 60 साल था, जो एक क्लास वन रैंक का ऑफिसर थे। यह हिमाचल प्रदेश के मंडी में रहने वाले थे, लेकिन इनकी नौकरी उत्तर प्रदेश में थी। बस कुछ ही दिनों में उनकी रिटायरमेंट होने वाली थी। इनके परिवार में सिर्फ 3 लोग थे। इनकी पत्नी का देहांत 10 से 15 साल पहले हो चुका था और उनका बेटा, जो अपनी पत्नी के साथ मुंबई में सेटल हो चुका था। दोनों ही आईटी कंपनी में काम करते थे। विनय प्रताप लखनऊ में रहते थे, जबकि उनका बेटा और बहू का मुंबई में समय बीतता है और रिटायरमेंट का दिन आ जाता है। रिटायरमेंट होने के बाद विनय प्रताप अपने गांव मंडी हिमाचल प्रदेश वापस चले जाते हैं। कुछ दिनों के बाद बेटा और बहू उनसे मिलने आते हैं और उन्हें अपने साथ मुंबई चलने के लिए कहते हैं। उनका बेटा कहता है कि पापा, अब आप रिटायर हो चुके हैं, यहाँ अकेले आप क्या करेंगे? चलिए हमारे साथ मुंबई में रहिए। लेकिन विनय प्रताप जी कहते हैं कि नहीं बेटा, यहाँ मेरा घर है, यहाँ मेरे लोग हैं, मेरे सारे मित्र और रिश्तेदार यहीं पे हैं। अब मैं अपनी आगे की जिंदगी यहीं बिताना चाहता हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं अपना ख्याल रख लूंगा। बेटे के लाख मनाने के बावजूद भी वह नहीं मानते हैं और उनके बेटा और बहू वापस मुंबई लौट जाते हैं। विनय प्रताप सिंह अकेले ही अपने गांव में रहने लगते हैं। विनय प्रताप सिंह ने अपने रिटायरमेंट के बाद अपना रूटीन बना लिया था। सुबह उठना, मॉर्निंग वॉक पर जाना, पार्क और गार्डन में टहलना। वहां उन्हें कुछ पुराने दोस्त मिल जाते थे, जिनसे वे बातें कर लिया करते थे। इसके बाद वह घर वापस आकर अपना नाश्ता करते थे। पहले तो उन्होंने सब काम खुद ही किया, लेकिन बाद में उन्होंने एक मेट रख ली, जो उनके लिए खाना बना देती थी। दिन ऐसे ही बीतने लगे, टीवी देखना, मोबाइल चलाना और बस यूं ही समय गुजर रहा था। लेकिन दोस्तों, अकेलापन एक ऐसी चीज है जो एक इंसान पर भारी पड़ जाती है, चाहे वह खुद को कितना भी व्यस्त रखने की कोशिश कर ले। विनय प्रताप सिंह भी इस अकेलेपन से जूझ रहे थे। पार्क में मिलने वाले दोस्त उनके साथ दिन भर नहीं रह सकते थे और दिन भर घर में अकेले टीवी देखते देखते एक समय के बाद मन उबने लगता है। वहीं विनय प्रताप के साथ भी हो रहा था। हालांकि उनकी जिज्ञासा अभी भी जिंदा थी। वो अब भी सब कुछ करना चाहते थे जो उन्होंने अभी तक नहीं किया था। जब तक वह नौकरी में थे, पत्नी के निधन के बाद भी उन्हें इतना समय नहीं मिला कि वह अकेलापन महसूस कर सके। लेकिन अब खालीपन उन्हें धीरे धीरे घेरने लगा था। अपने इस अकेलेपन से बचने के लिए उन्होंने एक लेटेस्ट मॉडल का स्मार्टफोन खरीदा। इसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी उपस्थिति बनानी शुरू की। उन्हें फेसबुक पे एक लड़की का फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है। अब उन्होंने उसकी प्रोफाइल देखी तो पाया कि वो लड़की इंडियन है, लेकिन इस समय वह कनाडा में रह रही है। लड़की की उम्र 23 से 24 साल थी और देखने में वह बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। कुछ सोच विचार के बाद विनय प्रताप सिंह ने उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। कुछ समय बाद उस लड़की ने उनसे चैटिंग करना शुरू कर दिया। जब अपने ही देश का कोई व्यक्ति विदेश में मिल जाए तो उनसे बात करना स्वाभाविक ही अच्छा लगता है। विनय प्रताप सिंह को भी उस लड़की से बात करने का इच्छा जागने लगा। लड़की ने अपना नाम सोनिया बताया और कहा कि वह भी हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा की रहने वाली है, लेकिन इस समय वह कनाडा में अपने अंकल के साथ रह रही है। उसने बताया कि उसकी माँ का बचपन में ही देहांत हो गया था और उसके पिताजी 2 साल पहले गुजर गए थे। इसके बाद इंडिया में उसका कोई रिश्तेदार नहीं था, इसलिए उसके अंकल ने उसे कनाडा बुला लिया। विनय प्रताप सिंह ने भी सोनिया को अपने बारे में सब कुछ बता दिया। धीरे धीरे उनकी बातचीत बढ़ने लगी और रोजाना घंटों घंटों तक चैटिंग होने लगी। दोनों एक दूसरे के बिना एक दिन भी नहीं काट पाते थे। यह सिलसिला 15 से 20 दिन तक लगातार चलता रहा। सुबह से लेकर रात तक उनकी चैटिंग होती थी और अब दोनों बिना किसी झिझक के वीडियो कॉल पर बात करने की हामी भी भर दी। जब विनय प्रताप सिंह ने सोनिया को वीडियो कॉल पर देखा तो वे देखते ही रह गए। सोनिया बेहद ही खूबसूरत थी और उसे देखकर
विनय प्रताप के अंदर फिर से उमंग जागने लगी। वे भूल गए कि वे अभी 60 साल के हो चुके हैं और बुजुर्ग हैं। सोनिया की तारीफ करते हुए विनय प्रताप मन ही मन उसे चाहने लगे, लेकिन वह जानते थे कि सोनिया उनसे बहुत छोटी है और उसकी उम्र का फासला काफी बड़ा है। इसलिए उन्होंने अपनी भावनाओं को दबा लिया। कुछ और दिन बीते थे कि एक दिन सोनिया ने विनय प्रताप से कहता है कि उसे एक जरूरी काम के सिलसिले में इंडिया आना है। यह सुनकर विनय प्रताप सिंह की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सोनिया से उन्होंने कहा कि जब भी तुम इंडिया आओगे तो मुझसे जरूर मिलना। इस पर सोनिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं इंडिया आऊं और आपसे ना मिलूं। अब इंडिया में मेरे आपके सिवा कोई और नहीं है। एक हफ्ते के बाद सोनिया की टिकट बुक हो गई और वह इंडिया आ गई। उसने विनय प्रताप सिंह को बताया कि उसे कांगड़ा में कुछ काम निपटाना है, फिर वापसी में मंडी आकर उनसे वह मिलेगी। विनय प्रताप सिंह सोनिया का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। 2 दिन बाद सोनिया का फोन आया। उसमें उसने बताया कि मैं मंडी पहुंच चुकी हूँ। विनय प्रताप सिंह सोनिया को लेने मंडी पहुंचे। सोनिया को सामने देखकर उनका दिल तेजी से धड़कने लगा। सोनिया उसके करीब आई और उन्हें गले से लगा लिया। विनय प्रताप के लिए यह एक नया लेकिन बहुत खुशी देने वाला पल था। विनय प्रताप सिंह सोनिया को अपने घर ले आए, जहां उन्होंने लंबी बात की। सोनिया से बात करते समय उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वे जन्मों से एक दूसरे को जानते हों। रात के खाने के बाद विनय प्रताप सिंह अपने दिल की बात नहीं रख पाए और सोनिया से बोले कि सोनिया, मुझे नहीं पता कि जो मैं कहने जा रहा हूँ वह सही है या गलत, लेकिन मैं अपने दिल की बात कहे बिना नहीं रह सकता। तुम्हें इसे स्वीकार करना या ना करने का पूरा हक है। अगर तुम मेरा प्रस्ताव स्वीकार ना भी करो तो भी हमारी दोस्ती हमेशा वैसे ही रहेगी। सोनिया मुस्कुराई और बोली, आप चिंता मत करो, मैं आपकी दोस्त हूँ और हमेशा रहूंगी। विनय प्रताप सिंह ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, सोनिया, मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो। मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। मेरी उम्र 60 साल है और मात्र तुम अभी 24 साल की हो, लेकिन मुझे तुमसे यह बात कहनी ही पड़ी। यह सुनकर सोनिया की आंखों में आंसू आ गए। वह उठकर विनय प्रताप सिंह के पास आई और उसके दोनों हाथ पकड़कर बोली, विनय जी, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन हमारी उम्र का अंतर मुझे रोक रखा था। मुझे समाज की चिंता थी कि लोग क्या कहेंगे, हमारे रिश्ते को क्या नाम देंगे। विनय प्रताप सिंह ने दृढ़ता से कहा कि सोनिया, अगर तुम्हें इस रिश्ते से कोई समस्या नहीं है तो मैं तुम्हारे लिए, हमारे प्यार के लिए पूरी दुनिया से लड़ने को तैयार हूँ। सोनिया ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे कोई समस्या नहीं है, मुझे आपके साथ रहना है। समाज की परवाह मुझे नहीं है। यह हमारी जिंदगी है और हम इसे अपने तरीके से जिएंगे। दोनों के बीच इस बात पर सहमति हो गई। उसे रात सोनिया विनय प्रताप सिंह के साथ हम बिस्तर हो गई और उनके बीच संबंध बन गए। अगले 2 दिन तक सोनिया उसके साथ रही और वे दोनों वही सब कुछ करते रहे जो प्रेमी प्रेमिका या पति पत्नी के बीच होता है। 2 दिन बाद सोनिया ने दिल्ली के लिए रवानगी की। उसकी फ्लाइट कनाडा की थी और विनय प्रताप सिंह उसे एयरपोर्ट तक छोड़ने गए। सोनिया के कनाडा जाने के बाद विनय प्रताप सिंह वापस घर लौट आए। 15 से 20 दिन तक विनय प्रताप सिंह और सोनिया की फोन पर बातचीत होती रही। फिर अचानक से सोनिया के मैसेज, कॉल सब बंद हो गए। विनय प्रताप सिंह किसी भी तरह से सोनिया से संपर्क नहीं कर पा रहे थे। 10 से 12 दिन बीत गए और विनय प्रताप सिंह बहुत परेशान हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि सोनिया तक कैसे पहुंचा जाए। 13वें दिन सोनिया का मैसेज आया, जिसे देखकर प्रताप सिंह खुशी से उछल पड़े। उन्होंने सोनिया से तुरंत ढेर सारे सवाल पूछे। तुम कहाँ थी? तुम्हें क्या हुआ? तुमसे बात क्यों नहीं हो रही थी? तुम ठीक हो ना? फिर सोनिया ने जवाब दिया, विनय जी, मेरे अंकल का हार्ट अटैक आया था और वह हॉस्पिटल में भर्ती थे। उनका इलाज चल रहा था और इसी वजह से मैं आपके साथ संपर्क नहीं कर पाई। लेकिन अब मेरे अंकल नहीं रहे,
उनका निधन हो गया। विनय प्रताप सिंह ने दुख जताया और सोनिया को सांत्वना दी। सोनिया ने रोते हुए कहा कि यहाँ पर मेरे अंकल के सिवा मेरा कोई नहीं था। अब मैं यहाँ अकेले रह गई हूँ। अंकल की प्रॉपर्टी काफी बड़ी है और मुझे उस पर दावा करना होगा। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो वो प्रॉपर्टी सरकार के अधीन चली जाएगी। विनय प्रताप सिंह ने कहा, तो इसमें दिक्कत क्या है? तुम दावा पेश करो। फिर सोनिया ने जवाब दिया, इसके लिए मुझे फिर से इंडिया आना होगा और कुछ दस्तावेज लाकर यहाँ सबमिट करने होंगे। तभी मैं इस प्रॉपर्टी का दावा कर पाऊंगी। विनय प्रताप ने सहमति जताई कि तुम आ जाओ, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और हर तरह से तुम्हारी मदद करूंगा। जो भी दस्तावेज चाहिए होंगे मैं तुम्हारे साथ जाकर लाऊंगा। अगले हफ्ते सोनिया के आने का दिन तय हो गया। विनय प्रताप सिंह दिल्ली एयरपोर्ट पर उसे लेने पहुंचे। फ्लाइट आने के बाद आधे घंटे, फिर 1 घंटे का समय बीत गया, लेकिन सोनिया बाहर नहीं आई। परेशान होकर विनय प्रताप सिंह एयरपोर्ट से बाहर निकले और पास के एक होटल में ठहर गए। कुछ समय बाद उनके फोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आया। विनय प्रताप सिंह ने कॉल को रिसीव किया। फोन से आवाज आती है कि विनय जी, मैं एयरपोर्ट पर तो आ गई थी, लेकिन कस्टम वालों ने मुझे रोक लिया। मैं अपने साथ अंकल का और मेरा काफी सारा सोना लेकर आई थी, क्योंकि घर पर कोई नहीं था। मुझे डर था कि घर पर चोरी हो सकती है, इसलिए मैं सभी सोना अपने साथ ले आई। लेकिन मुझे यह जानकारी नहीं थी कि हम कितनी मात्रा में सोना ला सकते हैं। अब कस्टम वालों ने मुझे रोक लिया है। विनय प्रताप ने उसे दिलासा देते हुए कहा, तुम घबराओ मत, मैं संभाल लूंगा। किसी अधिकारी से मेरी बात कराओ। सोनिया ने कस्टम अधिकारी से उनकी बात कराई। अधिकारी ने कहा कि इन्होंने लिमिट से ज्यादा गोल्ड लाया है और हम इसे रिलीज नहीं कर सकते। फिर विनय प्रताप ने पूछा कि इसके लिए फाइन कितना लगेगा। हम फाइन भरने के लिए तैयार हैं, आप इन्हें और इनका गोल्ड रिलीज कर दीजिए। अधिकारी ने कहा, इन पर 10 लाख का फाइन और 5 लाख कस्टम ड्यूटी बनती है। फाइन और कस्टम ड्यूटी भरने के बाद ही हम इन्हें और इनका गोल्ड रिलीज कर पाएंगे। विनय प्रताप ने सोनिया से कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं आधे घंटे में 15 लाख ट्रांसफर कर देता हूँ। आधे घंटे के अंदर विनय प्रताप सिंह ने 15 लाख ट्रांसफर कर दिए। कुछ देर बाद विनय प्रताप को सोनिया का एक और फोन आता है। सोनिया कहती है कि विनय जी, कस्टम से मैं तो रिहा हो गई, लेकिन आपने जो 15 लाख भेजे थे उन पर यहाँ के अधिकारियों को शक हो रहा है। उन्होंने इन्फोर्समेंट डायरेक्ट ईडी को बुला लिया और मुझ पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस लगाया जा रहा है। यह पूछ रहे हैं कि मैं इतनी जल्दी 15 लाख कहाँ से लेकर आई। विनय प्रताप को बहुत चिंता हो जाती है और वह कहते हैं कि तुम मत घबराओ, मैं सब संभाल लूंगा, उनसे मेरी बात कराओ। सोनिया अधिकारी से उनकी बात करवाती है और अधिकारी कहते हैं कि सर, इस मामले में आपको और 10 लाख की रकम देने पड़ेगी, तभी हम सोनिया को रिलीज कर सकते हैं। विनय प्रताप सोनिया की मदद के लिए तुरंत 10 लाख ट्रांसफर कर देते हैं। रकम ट्रांसफर होने के बाद सोनिया को रिहा कर दिया जाता है और वो एयरपोर्ट से बाहर आकर दौड़कर विनय प्रताप के गले लग जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। विनय प्रताप उसे सांत्वना देते हुए कहते हैं कि तुम घबराओ मत, जब तक मैं हूं तुम्हें कुछ नहीं होगा। इसके बाद दोनों एक साथ कार में मंडी पहुंचते हैं। अगले दिन कांगड़ा जाकर सोनिया अपने सारे डॉक्यूमेंट जमा कर देती है। 2-3 दिन वहीं रुकने के बाद वे वापस मंडी आते हैं। फिर सोनिया कनाडा वापस चली जाती है और दोनों की फोन पर बातचीत चलती रहती है। लेकिन 1 हफ्ते बाद सोनिया का एक और फोन आता है। वह बहुत रो रही होती है। विनय प्रताप पूछते हैं कि क्या हुआ सोनिया, तुम क्यों रो रही हो? तो सोनिया बताती है कि उसने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए हैं, लेकिन वहां की सरकार ने अंकल की प्रॉपर्टी की वैल्यू 15 करोड़ आकी है और अब उसे 20 लाख स्टाम्प ड्यूटी भरने के लिए
कह रहे हैं। अगर वह यह रकम नहीं भरती है तो प्रॉपर्टी उसके हाथ से चली जाएगी। विनय प्रताप चिंता में पड़ जाते हैं, लेकिन सोनिया को दिलासा देते हुए कहते हैं कि सोनिया, तुम चिंता मत करो, कल तक मैं पैसे का इंतजाम कर दूंगा। तब सोनिया भावुक होकर कहती है कि आप मेरे जीवन में भगवान बनकर आए हैं, अगर आप नहीं होते तो मैं बर्बाद हो जाती। विनय प्रताप मुस्कुराते हुए कहते हैं, हमारा मिलन किस्मत का खेल है, तुम्हें मेरी जिंदगी का साथी बनाया और मुझे तुम्हारी मदद के लिए भेजा गया। अगले दिन विनय प्रताप अपनी सारी एफडी, गोल्ड और प्रॉपर्टी बेचकर मुश्किल से 10 लाख का इंतजाम कर पाते हैं। फिर भी 10 लाख की कमी रह जाती है, तो वे अपने बेटे को फोन करते हैं और उससे पैसे मांगते हैं। बेटा थोड़ा चौंकता है और पूछता है कि पापा, आपको इतनी बड़ी रकम की जरूरत क्यों पड़ गई? सब ठीक तो है ना? विनय प्रताप गुस्से में आकर जवाब देते हैं, तुम सवाल मत करो, बस पैसे भेजो। बेटा 10 लाख ट्रांसफर कर देता है। इस तरह विनय प्रताप सोनिया के अकाउंट में 20 लाख ट्रांसफर कर देते हैं। पैसे ट्रांसफर करने के बाद अचानक सोनिया के सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स पे और फोन नंबर, सभी संपर्क गायब हो जाते हैं। विनय प्रताप को कुछ समझ नहीं आता। वे अब भी इंतजार कर रहे थे कि सोनिया का कोई मैसेज या फोन आएगा, लेकिन उन्हें यह एहसास नहीं हुआ कि उनके साथ एक बहुत बड़ा धोखा हो चुका है। दोस्तों, विनय प्रताप सिंह एक ऐसे इंसान थे जिसको न केवल इमोशनल फ्रॉड का शिकार बनाया गया, बल्कि उनकी पूरी आर्थिक स्थिति भी तबाह कर दी गई। विनय प्रताप सिंह के साथ एक बहुत बड़ा धोखा हुआ, उनके जज्बातों से खेला गया और उनके लाखों रुपए लूट लिए गए। जब उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि वह अब लूट चुके हैं, तब तक 2 से 3 दिन बीत चुके थे। वह सोनिया से कांटेक्ट करने की कोशिश करते रहे, लेकिन हर तरफ से नाकाम रहे। आखिरकार उन्हें समझ आया कि उनके साथ एक बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि विनय प्रताप सिंह को रुपये खोने का गम नहीं था। सबसे ज्यादा गम तो उन्हें इस बात का था कि सोनिया, जिसे उन्होंने अपना दिल दे दिया था, उसने उसके साथ इतना बड़ा धोखा किया। वो सोच सोचकर खुद को एक कमरे में बंद कर लेते हैं और अकेलेपन में जीने लगते हैं। 8 से 10 दिन जब उनके बेटे का उनसे कोई संपर्क नहीं हो पाता, तो उनका बेटा इमिडिएटली मुंबई से मंडी आ जाता है और अपने पापा की हालत देखकर उसे कुछ गलत होने का अंदेशा हो जाता है। जब वह अपने पिता से पूछता है कि पिताजी, आखिर हुआ क्या है? आपका फोन बंद क्यों आ रहा है? आपने इतने दिनों तक मुझसे बात क्यों नहीं की? तो विनय प्रताप सिंह अपने बेटे को पूरी कहानी सुना देते हैं। बेटा तुरंत पुलिस स्टेशन जाने की सलाह देता है, लेकिन पुलिस स्टेशन जाने से विनय प्रताप सिंह साफ मना कर देते हैं। वह कहते हैं कि पैसा गया, कोई बात नहीं, मैंने अपनी जिंदगी में जो कमाया था वह अब चला गया, लेकिन मेरे लिए सोनिया से धोखा पाना ज्यादा दर्दनाक है। लाख कहने के बावजूद भी विनय प्रताप सिंह थाने जाने के लिए तैयार नहीं होते। अंत में उनका बेटा खुद जाने लगता है और पुलिस में शिकायत दर्ज करवाने की कोशिश करता है। पुलिस मामले की गंभीरता को समझते हैं और खुद विनय प्रताप सिंह से मिलने उनके घर पहुंचते हैं। काफी देर तक दरवाजा खटखटाने के बाद जब दरवाजा नहीं खुलता, तो पुलिस को दरवाजा तोड़ना पड़ता है और जब वह अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि विनय प्रताप सिंह ने फांसी लगा ली है। वह अपनी जीवन लीला समाप्त कर चुके थे। कमरे में एक सुसाइड नोट मिलता है जिसमें लिखा था, मेरी मौत का जिम्मेदार मैं खुद हूँ। अगर मेरा बेटा एफआईआर दर्ज करवाता है तो सोनिया पकड़ी भी जाती है, तो मेरी प्रशासन से गुजारिश है कि उस पर कोई कार्रवाई ना की जाए, क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करता था और अब भी करता हूँ। सुसाइड नोट पढ़कर सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। विनय प्रताप सिंह के बेटे के साथ साथ वहां मौजूद हर कोई यह सोचने पर मजबूर हो जाता है कि कैसे एक इंसान अपनी पूरी जिंदगी की कमाई और जज्बात किसी के लिए यूं ही न्यौछावर कर सकता है। दोस्तों, अगर आप सोचोगे तो यह कहानी हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है
क्योंकि आज के समय में लोगों ने प्यार को भी एक व्यापार बना लिया है। प्यार एक पवित्र भावना है, लेकिन कुछ लोग इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों, आप इस कहानी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलता हूं मैं आपको एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।